नमस्कार। आपका स्वागत है क्राइम फ्री भारत मिशन की यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी संगठन महामंत्री श्री यशवंत मीना जी। यशवंत मीना जी जुझारू व्यक्तित्व हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और जगह जगह जाकर पुलिस महासंघ और क्राइम फ्री भारत के प्रचार में अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। कुछ समय से मैं ये महसूस कर रहा था कि जिस गति से क्राइम फ्री भारत मिशन को आगे बढ़ना चाहिए उस तरीके से बढ़ नहीं पा रहा है, और जो लोग हमारे जुड़े हुए हैं या तो वो कैजुअली जुड़ गए हैं, उन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है और ना ही उन्होंने कोई संकल्प या शपथ ली है। हमारे जिन भाइयों ने उन्हें जोड़ा है, संभवतः उन्होंने भी ना उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराया है और ना ही वो ऐप को खोल के देख रहे हैं। लिहाजा उन तक हमारी वीडियो की रीच भी नहीं पहुंच रही है। लिहाजा ये जरूरी समझा गया कि हम चर्चा करें और लोग बाग यूट्यूब चैनल पे यदि उन्होंने क्राइम फ्री भारत सब्सक्राइब किया है तो चैनल के अंदर जाके लाइव में जो लाइव ऑप्शन है उस लाइव टैब पर क्लिक करके वो लाइव जो चर्चा है उससे जुड़ भी सकते हैं और उसके साथ साथ उसमें दी गई लिंक से वो पैनल पर भी आ सकते हैं। मतलब पैनल पे जाने के लिए स्ट्रीम यार्ड की सीधी लिंक की जरूरत नहीं है, वो यूट्यूब में अवेलेबल लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो आज का चर्चा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे क्राइम फ्री भारत, जो कि 21 लक्ष्यों सहित हम और आप सबकी जिंदगी बदलने वाला है, जो अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे रहा है, जहां पर बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा और वो ऐसे अकाट साक्ष्य होंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। 30 दिनों में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिलेगा और वो न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, जजमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें दो तरीके की अपील का प्रावधान है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। तो यदि फरियादी अपील अगेंस्ट जज लेता है, इसका मतलब है कि उसका कहना है कि जज महोदय ने पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज किया है। वैसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो वो डी पैनल भी हो जाएगा और उसमें उसे लाखों में कंपनसेशन भी देना होगा। लिहाजा न्यायाधीश के द्वारा न्याय करना उसकी उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और उसकी मजबूरी भी होगी। इसमें रेवेन्यू की धन की वर्षा की गई है और 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो जज महोदय केवल इम्प्रिजनमेंट का स्टेटमेंट देंगे, जो अर्थदंड है वो कैलकुलेटेड होगा, जितना धन बांट देंगे उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके वसूल किया जाएगा। तो 2 रेवेन्यू मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि 5 साल में देशवासियों को पूरी तरह से टैक्स मुक्त करना होगा। ऐसे ही हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। लिहाजा हर व्यक्ति को जो है, यदि जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसे ना बैंक जाना होगा, ना साहूकार के पास जाना होगा, ना गोल्ड बैंक में जाना होगा, उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, वो भी ऑटो स्वैप से। जब अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो वो अपने आप पट जाएगा। यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है और वो नहीं पट रहा है, तब
सिस्टम आपके पास पहुंचकर आपको बताएगा कि आपको वो समृद्ध कैसे करेगा, तो उसकी चर्चा पृथक से करेंगे। इस पूरे मॉडल में आपको अपराध मुक्त भारत मिल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, और 5 फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू फूड, एंड फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, एंड फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी। बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आ रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा है, और उतनी भारत विकास निधि का निर्माण होगा। तो इसकी बारीकियों पे चर्चा बाद में करेंगे। इतना बैकग्राउंड बताने के पीछे मकसद केवल इतना था कि ये मॉडल आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, कर मुक्त, टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत दे रहा है, और ये 5 फंडामेंटल राइट दे रहा है। आज की दयनीय स्थिति से उसमें इतना ज्यादा फर्क आने वाला है। फिर हमारी जो है, जिस गति से हमें बढ़ना चाहिए उस गति से हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस पर विचार मंथन करना बहुत जरूरी है। तो मैं मीना जी से समझूंगा कि वो ग्राउंड पर क्या महसूस कर रहे हैं, और जो सुझाया जा रहा है वो उनको कितना समझ में आया है, उसे अपने शब्दों में रिपीट करें और अपने विचार रखें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। जैसा कि हम लोग जगह जगह जाकर के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग में कुछ चीजें ऐसी समझ में आती है, जो लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो कुल मिला के पार्टी के डर के कारण, कुछ नेताओं के कारण, कुछ बड़े लोगों के अभाव के कारण, कुछ शासन प्रशासन के दबाव के कारण ये लोग अब खुल के नहीं आ पा रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो गिने चुने लोग आ रहे हैं। हम और गिने चुने लोगों में लगभग हम हर मीटिंग में कम से कम 5 से 7 व्यक्तियों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने का काम कर लेते हैं, लेकिन वो संख्या बढ़ नहीं पा रही है। इसके लिए हमें और ज्यादा मीटिंगों की जरूरत है, और ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत है, और ज्यादा हमें आपके वीडियो उनको सुनाने की जरूरत है। और हमारे जो 21 लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के माध्यम से, और आप हमारे जो यूट्यूब पे लगभग 3-4 हजार वीडियो हैं, उन वीडियो को लोगों को सुनाने का काम अधिक से अधिक करना होगा, ताकि लोग बाग जागरूक हों, अपने आप में मजबूत हों। हमें एक अपराध मुक्त भारत मिले। अपराध मुक्त भारत के लिए हमने जो सपना देखा है, हमारे माननीय पूर्व पुलिस महानिदेशक, माननीय क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मैथिली शरण गुप्ता जी द्वारा, और उनने जो उनकी सोच में जो परिवर्तित भारत दिख रहा है, वो एक बहुत अच्छा भारत होगा। और भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी ये बहुत ही दैनिक अच्छी योग्यता वाला होगा, और शिक्षा के अभाव में भी बहुत अच्छा होगा, और करेंसी के अभाव में भी समाज के लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं देने वाला होगा। किसानों के लिए भी कई उर्वरक ऐसे होंगे जिनके लिए उनको बहुत से अधिकार प्राप्त होंगे। अपनी फसलों का बीमा निःशुल्क होगा, फसलों को अपन अपने अधिकार के तहत बेच सकते हैं। जिस प्रकार से आज हम जीएसटी दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम अपनी फसलों के ऊपर भी हर प्रकार की डिमांड कर सकते हैं, यदि हम क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ करके माननीय मैथिली शरण गुप्ता जी को मजबूत करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की नीति और नीति में परिवर्तन हो जाएगा। यशवंत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपने मेरा ध्यान आकर्षित कराया कि लोग बाग प्रशासन से डर रहे हैं, अपनी पार्टी से डर रहे हैं। तो अपराध मुक्त भारत एक मिशन है, कोई राजनीतिक दल नहीं। जी सर। जब कोई राजनीतिक दल नहीं है, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब फिर डर किस बात का है? ना तो हम किसी राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ना ही हम उन्हें अपनी पार्टी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। और अपराध मुक्त भारत मिशन तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ये तो एक मिशन है। हाँ, लेकिन इस मिशन ने अपने बैकअप में एक पॉलिटिकल पार्टी का भी निर्माण किया है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि यदि ये आज के नेता जो हमारे बोर्ड से चुने हुए हैं, यदि ये हमारी बात नहीं मान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और वो आप तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपके पास पॉलिटिकल पार्टी ना हो।
लिहाजा मैं जी सर। आपको बताना चाहता हूं, क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपनी राजनीतिक पार्टी, जिसका नाम श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए और भारत का बी, सबकी पार्टी, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर पार्टी, सबकी पार्टी का निर्माण हो चुका है। आज जी ही इलेक्शन कमीशन से कंफर्मेशन आया है। जी सर। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी अपने लेवल पर किसी भी कैंडिडेट को फील्ड नहीं करेगी। केवल वह भागीरथ प्रयास करने वाले लोग, जो 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें अपने आप टिकट मिलेगा। तो जी सर। श्रेष्ठ आत्मनिर्भर पार्टी अपने पदाधिकारियों को जिले के प्रभारी, राज्य के प्रभारी तो बना सकती है, लेकिन एमपी एमएलए का टिकट उसको मिलने की एक ही अहर्ता है कि जो लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आएगा, उसको ही टिकट दिया जाएगा। जी तो सर। जैसे आप संगठन महामंत्री हैं, और यदि आप जी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते और आपने बहुत मेहनत की है, तो भी आपको टिकट हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम अपनी ही नीति से बंधे हुए हैं। जी राइट? सर। जी लिहाजा अपराध मुक्त भारत मिशन का किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल कार्रवाई से कोई लेना देना है। जी सर। क्राइम फ्री भारत मिशन की जो श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी है, वो सिर्फ टिकट देने के लिए एक अधिकृत बॉडी अवेलेबल हो, सिर्फ उसका ही उतना ही मकसद है। जी सर। और वो केवल एक ही परिस्थिति में, एक ही निर्णय पर जो है ना टिकट देगी, जब जो है सामने वाला भागीरथी प्रयास करके 543 लोगों में अपना स्थान बनाए, जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है। और जी उस सर। प्रक्रिया में वह शपथ ले, संकल्प ले। और आज के जो चर्चा का विषय है, जिसमें आपको मैंने वीडियो भी भेजा था, कंटेंट भी भेजा था, अब हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो आप पहले बिंदु के बारे में आप बताइए कि आपने क्या समझा, जिससे कि हम उस बात को आगे बढ़ा सके। सर, पहले बिंदु पे तो हम लोगों को समाज को और हमारे जो जितने भी युवा वर्ग है, शिक्षा वर्ग है, इस पर हमें ध्यान देना है। नहीं, पहला पॉइंट है कि हर किसी को अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, जिसका नाम अपराध मुक्त भारत मिशन सपोर्ट ग्रुप, जी राइट? सर। क्राइम फ्री भारत का जो जी मोनो है, उसको या मेरे फोटो को डाल सकते हैं एज ए उसका ग्रुप आइकॉन। और आपको अपने घर वालों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है, और विभिन्न संगठनों में जो आपसे जुड़े लोग हैं उनको जोड़ना है। और जिनको भी जोड़ दोगे, सभी को एडमिन बनाना। सर। ठीक है ना? एडमिन जी बनाने के बाद से हर किसी को रिक्वेस्ट करना है कि आप भी भैया अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और आपसे जुड़े जो लोग हैं उनको जोड़िए। जी सर। पहला पॉइंट ये है उसमें। फिर दूसरा सर। पॉइंट है कि उसमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की लिंक जो है उसे बार बार पोस्ट किया जाए, और अपने लोगों से कहा जाए कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सर। तीसरा जो है, सभी लोग अपने लोगों से जो है, जो उनकी प्रोफाइल से कॉपी लिंक करके उसे पेस्ट करें और उसके नीचे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखें। तो जो जिसकी लिंक से जुड़ेगा, उसके रेफरेंस में उसका नाम आएगा और उसे 100 नंबर मिलेंगे। सर। आप चूंकि संगठन महामंत्री हैं तो ये जानकारी आपको ऑलरेडी है, लेकिन मैं फिर सर। से दोहरा देता हूं कि यदि आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो जिलाधिकारी का पद मिलता है, यदि आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी का पद मिलता है, और यदि आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो आपको राष्ट्रीय अधिकारी का पद मिलता है। और संगठन महामंत्री एक डिस्क्रिशनरी पद है, जिसको मैथिली शरण गुप्त को लगता है कि मेहनत कर रहा है, उसको दे देते हैं। सर। 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 अब एक काम और करना है कि यदि कोई किसी को लग रहा है कि उसने 100 से अधिक लोगों को जोड़ लिया है, और यदि उसे कोई पदनाम दे दिया जाए,
तो उसे अपने काम में सहूलियत मिलेगी। तो वो सर बाकायदा एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि साहब मुझे ये पदनाम यदि आप देंगे तो मुझे सहूलियत होगी, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं प्रतिदिन 15 मिनट 20 मिनट का समय निकाल के लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। महापरिवर्तन के लिए चाय का जो है ना आयोजन करूंगा, महापरिवर्तन के लिए भोज का आयोजन करूंगा, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन करूंगा, महापरिवर्तन के लिए बच्चे का जन्म दिवस मनाऊंगा, महापरिवर्तन के लिए अपनी शादी की सालगिरह मनाऊंगा। और जी ये सब जो है लोगों को इकट्ठा करने के बहाने हैं। और महापरिवर्तन शब्द सिर्फ इसलिए रखा गया है, महापरिवर्तन शब्द रखने के पीछे केवल एक ही मंशा है, जी वो है कि ये विषय जो है वो हमेशा टाइटल के साथ करेंसी दिमाग में रहना चाहिए। और सर जो वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर आपकी आत्मा के नजदीक हैं, उन्हें साथ बैठकर देखना है, और सबसे पहले सामने वाले से पूछना है कि भैया आपके दिमाग में कुछ शंका कुशंका या कुछ सलाह है तो आप अपना खुद वीडियो बना के हमको दे दीजिए, या वहां पर एक साथ एकत्रित हैं तो वो बोले और उस समय उसका वीडियो बना के उसे जो है मैं अपेक्षा करूंगा कि उसे जो है टेलीग्राम ऐप से भेजा जाए। क्यों? जी सर क्योंकि व्हाट्सएप में वो कम एमबी का ही फाइल भेजी जा सकती है, जबकि इसमें अनलिमिटेड भेजा जा सकता है, 2 GB तक की फाइल भेजी जा सकती है। लिहाजा टेलीग्राम ऐप एक सुपीरियर ऐप है। तो हम अपने सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो टेलीग्राम ऐप को जरूर जुड़ें। और बल्कि जी मैं कह सर रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत का जो ग्रुप है उसमें जो है 2 लाख तक लोग जुड़ सकते हैं। लिहाजा उसकी लिंक जो है वो भी बार बार पोस्ट किया जाए तो लोग बाग टेलीग्राम ऐप को भी डाउनलोड करके जुड़ जाएं लिंक से, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करें। ये तीनों कार्रवाई करना आवश्यक है। जी सर फिर जो आयोजन हो उसके जो वीडियो बना के उसे आप जो है ना मेरे पास पोस्ट कर दीजिए, और यदि समय रहते मुझे बताएंगे तो मैं वीडियो लिंक के माध्यम से लाइव लोगों से जुड़ जाऊंगा और उनके प्रश्नों को वहीं पर इम्प्रॉम्प्टू जो है ना उत्तर दूंगा। और जब उनकी शंकाएं कुशंकाओं का निदान हो जाएगा तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए वो शपथ लें, संकल्प करें और ये 9 दिन का जो सरल उपाय है उसे आगे बढ़ाएं। जी जो सर भागीरथी प्रयास करके चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा और एग्रेसिव काम करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको जो वीडियो भेजा है उसमें बताया है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है, व्हाट्सएप के जी ग्रुप के नाम रखना है अपराध मुक्त भारत मिशन सपोर्ट ग्रुप, जी राइट, या क्राइम फ्री भारत मिशन सपोर्ट ग्रुप। जी और सर उसमें अपना नाम जोड़ सकते हैं, शहर का नाम जोड़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो जोड़ लीजिए। उसके में जी आइकॉन में जो है क्राइम फ्री भारत का जो लोगो है उसको रख सकते हैं, या मेरा फोटो सर लगा सकते हैं, जिससे जी सर उसे पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अपने सर से जुड़े लोगों को जोड़ना है, सबको एडमिन बनाना है, और लोगों को कहना है कि वो भी अपने से जुड़े लोगों को जोड़ें और उन सबको एडमिन बनाते जाए। मतलब इस ग्रुप में सर सभी एडमिन होंगे, नॉन एडमिन कोई होगा ही नहीं। सर बात समझ रहे हैं ना? जी सर जी सर दूसरा जो अपन ने कहा कि उसमें हम टेलीग्राम का क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ग्रुप है उसकी लिंक डालें, क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब की लिंक डालें, जी सर हम उसमें जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक डालें, और क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल है उसकी लिंक भी डालें, जिससे कम से कम जो है सभी लोग इन चारों चीजों से जुड़ें। क्योंकि जी क्राइम सर फ्री भारत वेब पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, बहुत सारी और चीजें अवेलेबल हैं। लिहाजा क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल एक महत्वपूर्ण है, उसका भी काम करें। जी सर ठीक है। जी सर और सबको जब यदि हम जो है एडमिन बनाते जाएंगे तो ये जुड़ने की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, जी सर राइट। अब इसके जी बाद इसमें जो है हर किसी को जो वीडियो अच्छा लग रहा है उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे और उस पर विचार मंथन करना भी चालू करें कि भाई मैंने इस वीडियो जी को देखा, मुझे इसमें ये अच्छा लगा,
आप भी इस वीडियो को देखो, फिर हम चर्चा करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो जी ना सर। केवल लोग इसी बहाने वीडियो देखेंगे, बल्कि उस पर अपने विचार भी व्यक्त करेंगे, तो मुझे जो है लोगों के विचारों की जानकारी मिलेगी। हमें अपने तरीके में जो परिवर्तन लाना है उसे लाने का मुझे आइडिया मिलेगा, तो वो मेरी मदद भी करेगा। लिहाजा जी सर। क्राइम फ्री मिशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाते हैं, उसमें मैथिली गुप्त को भी जोड़िए, 9425606040 को, और उसे भी एडमिन जी बनाइए कि सबको ही एडमिन बनाना है। इतनी सर बात सर क्या सर। समझ आती है? जी अच्छा, फिर जो दूसरा पॉइंट था जिसमें शिक्षा जगत के लिए समितियां बनाना है, उसके बारे में आप अपना विचार रखिए। सर, शिक्षा जगत में अपने को जो समितियां बनाना है उसमें हमारे स्टूडेंट जो हैं वो तीन वर्गों में बांटे हैं आपके माध्यम से। वो तीनों वर्गों के लिए एक तो हमारे जो हम शिक्षा जगत के स्टूडेंटों को अपन पद देंगे, उनकी समितियां बनाएंगे। फिर अपने कॉलेज वाले स्टूडेंटों के लिए अपन समितियां बनाएंगे, माध्यमिक शाला वाले स्टूडेंटों के लिए समितियां बनाएंगे। तो इससे हमें स्टूडेंट मतलब युवा पीढ़ी और कनेक्ट बढ़ जाएगी, इनसे हमारे कांटेक्ट और बढ़ जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा हम उनके स्कूलों में जाकर के आपके माध्यम से अपनी एक क्लास ले सकते हैं, उनके प्रिंसिपल से बात करके अपने लेटर पैड के माध्यम से, भाई हम लोग क्राइम फ्री भारत मिशन से हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके क्लास में, आपके कॉलेज में पीरियड लेना चाहते हैं, उसके लिए हम क्राइम फ्री भारत मिशन से बच्चों को प्रेरित करेंगे, उनके लिए शिक्षा में क्या क्या फायदे होंगे उस बारे में बताएंगे। आने वाले समय में युवाओं को जागरूक करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके संस्थान में आना चाहते हैं, आप यदि समय देते हैं तो हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये हम तीन समिति बनाएंगे। एक समिति जो है विद्यालयों की, दूसरी समिति प्रोफेशनल कॉलेजेस की, और तीसरी जी समिति विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटीज की। जी और ये जी तीन अलग अलग समिति रहेंगी जो उनके एरिया के स्कूल कॉलेजेस वगैरह के और यूनिवर्सिटीज की सूची बनाएंगे, और फिर लेटर हेड पर जो है बाकायदा पत्र लिख के वो उन ऑथराइज सिग्नेटरी उसको साइन करेगा, और वो जो है ना पहुंचेंगे। और फिर जो है उनसे दो तरीके के अनुरोध करना है। पहला जी अनुरोध करना है कि साहब आप मोटिवेशन के लिए पहले जो है हम जो है क्राइम फ्री भारत के जो अच्छा वीडियो है उस वीडियो को साथ में बैठ के सुनते हैं। आपको जो प्रश्न पूछना है वो प्रश्न पूछिए, और मैथिली गुप्त लाइव जुड़ जाएंगे। ये तो पहला ऑप्शन है। जी दूसरा सर ऑप्शन है कि आप समय रहते मुझे बताएंगे तो मैं भौतिक रूप से भी पहुंच जाऊंगा। तो सर। ये बात विद्यालयों के लिए भी है, ये बात महाविद्यालयों के लिए भी है, और विश्वविद्यालयों के लिए। तो तीन जी अलग सर। अलग समितियां बने, जिससे जो स्कूल वाली समिति है वो स्कूल पे फोकस करेगी, जो प्रोफेशनल कॉलेज की समिति है वो कॉलेजेस पे फोकस करेगी, और जो यूनिवर्सिटी की समिति है वो यूनिवर्सिटी पे फोकस करेगी। तो बड़ी आसानी से हम उनको रीच आउट कर पाएंगे। यदि किसी कारण से किसी को सुविधाजनक नहीं होता है तो हम दूसरी बार उनके पास जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे। जब तक हम वहां बच्चों को अच्छा भारत देने का जो है ना एक विकल्प सामने नहीं रखेंगे, तब तक हम लगे रहेंगे। तो ये हुआ शिक्षा जगत में विद्यार्थियों को जोड़कर विद्यार्थियों के माध्यम से उनके माता पिता को भी जोड़ना है। विद्यार्थियों के माध्यम से उनके माता पिता के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी जोड़ना है। और चूंकि बच्चों का पूरा भविष्य सामने है, तो उनकी प्राथमिकता होगी कि उन्हें अच्छा भारत मिले, उनकी प्राथमिकता होगी कि उन्हें रोजगार का मौलिक अधिकार मिले, उनकी प्राथमिकता होगी कि उन्हें हेल्थ का मौलिक अधिकार मिले, उनकी प्राथमिकता होगी कि उन्हें भोजन का मौलिक अधिकार मिले। और इसमें अकेला जो है अन्न नहीं होगा, जिसमें सब्जियां भी होंगी, फल भी होंगे, दूध भी होगा, दही भी होगा, घी भी होगा, शहद भी होगा, और जीवन वर्धक औषधियां भी होंगी। तो ऐसा होगा हमारा मौलिक अधिकार, और वो भोजन का। इसके बाद जो है मौलिक अधिकार शिक्षा का। तो काबिलियत के हिसाब से उसको शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के लिए सपोर्ट मिलेगा,
उसके खीसे में एक पैसा भी नहीं है और उसके पिताजी के खीसे में एक पैसा नहीं है, तब भी उसे वही बेस्ट एजुकेशन मिलेगी जो धनी से धनी व्यक्ति को मिलती है। उसे किताबें, पुस्तकें, कोचिंग आदि की जो भी जरूरत होगी, खीसे में पैसे हो चाहे ना हो, उसे वो मिलेगा। और मैं यशवंत मीना जी आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें एक भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, वो आप उसके डेबिट अकाउंट पर लोड की जाएगी और उसे पैसा कमाने में समर्थ बनाया जाएगा। तो विद्यार्थियों को भी पैसा कमाने के लिए समर्थ बनाया जाएगा, जिससे वो अपने विद्या अर्जन के समय ही इतना पैसा जो है ना निर्मित कर सकें, बना सकें, जिससे उनके डेबिट अकाउंट पे जो खर्च आ रहा है उसका अपने आप भुगतान हो जाए और वो विद्यार्थी समय से ही समृद्धि के मार्ग पे चले। वहां पर जो वो विद्यार्जन करेंगे उसके आधार पर उन्हें इंडस्ट्री खोलने का मौका मिलेगा और उस इंडस्ट्री को खोलने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसे राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाएगा और उसके निर्माण में जितना भी पैसा लगना है उतना भारत विकास निधि निर्मित की जाएगी। तो इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो सवाल ये है कि उसको जो है शिक्षा मिल जाएगी और वो जो कुछ भी बनना चाहता है, यदि वो राष्ट्रीय संपदा की श्रेणी में आता है, और राष्ट्रीय संपदा उसे कहेंगे जो दूसरों को रोजगार देगा, जो दूसरों को जो है अर्निंग देगा, ऐसी संपत्ति को जो है जिसमें इंडस्ट्री भी आएंगी, जिसमें एक्वाकल्चर भी आएगा, जिसमें पेड़ भी आएंगे, फल भी आएंगे, गौ माता भी आएंगी और ऐसी सब चीज आएंगी जिससे धन का अर्जन संभव है, तो वो भी मिलेगा। तो शिक्षा अकेली नहीं मिलेगी, शिक्षा के साथ साथ आपको जो है शिक्षा का प्रायोगिक जो है सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, इंडस्ट्रीज मिलेंगी जहां पे आप नौकरी देने वाले बनेंगे। ऐसा अद्भुत भारत मिलेगा और उसके लिए भारत सरकार का भी पैसा नहीं लगेगा। आज तो भारत सरकार अपना पैसा लगा रही है, वो भी टैक्स पेयर मनी। हम जितनी ये राष्ट्रीय संपदाएं पैदा करेंगे उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी, तो भारत सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। ऐसा अद्भुत है ये मॉडल। तो शिक्षा जगत की बात आपको समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर। अच्छा, तो अब जो है उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था कि आजकल भीड़ जो है कथावाचकों की यहाँ बहुत इकट्ठी हो रही है। जी बहुत सर। सारे हैं वो भी काफी भीड़ को जो ना आकर्षित कर रहे हैं। तो हमें कथावाचकों और मोटिवेटर्स को अप्रोच करने की एक कमेटी बनाना है और वहां लोकल, यदि वो संस्था उनका जो है ना कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसके माध्यम से हमें इन कथावाचक और मोटिवेटर्स तक पहुंचना है। उसके लिए एक डेडिकेटेड कमेटी बना दी जाए। उससे क्या रहेगा जी कि हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र को देखेगा। तो ये जी सर। दूसरी जी सर। कमेटी समझ में आ गई क्या? जी सर। अब तीसरे पे जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि धार्मिक संस्थानों ने बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया है। जैसे गायत्री परिवार आज हर कस्बे में और टाउन में छोटी छोटी जगह में पहुंच गया है। जी सर। ब्रह्म कुमारी आश्रम का भी यही स्थिति है कि शहर के हर कोने में और टाउन में उनके जो है आश्रम खुले हुए हैं, कार्यालय खुले हुए हैं। जी सर। उतनी मात्रा में तो नहीं, लेकिन उससे कम मात्रा में ईसा फाउंडेशन सदगुरु जी के भी वो हैं और हाँ। श्री श्री रविशंकर जी के भी हैं। हालांकि उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, राइट। जी। लेकिन आसाराम बापू के संगठन सब जगह पे हैं और ऐसे बहुत जी सारे सर। और संगठन होंगे जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो राम रहीम जी के भी। पहले इनकी जी। सूची बनाई जाए और स्थानीय कार्यालय पे अप्रोच किया जाए और स्थानीय कार्यालय पे जो है ना उनके साथ संगोष्ठियां की जाए, उनसे बातचीत की जाए, तो हम बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से हम उनको जोड़ पाएंगे। अभी कुछ तकनीकी कारण से ऐसा लग रहा है कि हमारे यशवंत जी जो है बाहर चले गए थे, जो दोबारा जुड़ गए हैं। तो यशवंत नेटवर्क जी अब दोबारा आ इशू गए हो हैं। गया सर। तो ये आपने हाँ।
धार्मिक संगठन वाली बात समझ ली है क्या? जी सर। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, और इजी हो जाएगा हमें तो प्रचार करना। अच्छा, अब हमें समितियां बनाना है जातिगत संगठन के लिए, और मैं चाहूंगा कि चूंकि हर जी व्यक्ति हर किसी को अप्रोच नहीं कर सकता है, तो हम जातिगत समितियां बना दें। ब्राह्मण ब्राह्मणों को अप्रोच करें, उनके संगठनों को, बनिया बनियों के संगठनों को अप्रोच करें, मीना मीना के संगठनों को जी अप्रोच करें, और कुछ लोग सभी के पास जा सकते जी। हैं तो वो सभी में हो सकते हैं, राइट? ऐसे ही जो बिल्कुल है, सर। जी। हम जो है जाट को, ठाकरों को, इवन दलितों को, मतलब कहने का मतलब यादवों है को, साहू हर को। जाति और हर जी धर्म के व्यक्ति को अपन को अपने फोल्ड में लेना है, क्योंकि ये सभी जाति और सभी धर्म के लोगों का कल्याण करने वाला है, क्योंकि ये महापरिवर्तित भारत होगा। तो ये जी सर। जातिगत जातिगत समितियां समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं, या आपकी कुछ असहमति है, या आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, या कुछ हटाना चाहते हैं, या घटाना चाहते हैं? अपनी राय रखें। नहीं, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जो जातिगत समितियां हैं उनसे भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इसमें हर वर्ग विशेष के लोगों को हम जोड़ सकते हैं, चाहे वो जनरल का हो चाहे नॉन जनरल का हो। इसमें सभी जातियां हैं टोटल। और सभी जातियों का कहीं ना कहीं क्राइम फ्री भारत मिशन में आने वाले समय में भला होने वाला है। तो उन सभी लोगों को अपना कदम आगे से आगे बढ़ा करके इस महापरिवर्तन में अपने आहुति देना चाहिए, इसका हिस्सेदार बनना चाहिए। ऐसी मैं सभी देशवासियों से आशा और उम्मीद करता हूं कि वो अधिक से अधिक ग्रुप में जुड़े, और अपने सामाजिक क्षेत्र में भी वो लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में जानकारी दें, हमारे 21 लक्ष्यों के बारे में जानकारी दें। और हमारे जो वीडियो है उनको देख करके यदि अपने मन में कोई प्रश्न है तो वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैथिली शरण गुप्ता जी है, उनसे लाइव जुड़ करके अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। बहुत सुंदर। अभी हमारे उसमें मिस्टर मनोज कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से टेक्निकल कारण से यशवंत जी शायद बाहर हो गए हैं, वो दोबारा। तो मैं मनोज मिश्रा जी को एक बार फिर से कहूंगा, हालांकि अब वो जानी पहचानी शख्सियत है, दो चार लाइन में अपना परिचय दें। और अभी हमने जो एक कैसे संस्था को आगे बढ़ाया जाए, कैसे मिशन को आगे बढ़ाया जाए, जिससे हम कम से कम समय तक लोगों तक पहुंच सकें, उन्हें संकल्प दिला सकें, उन्हें शपथ दिला सकें, और उन्हें महापरिवर्तित भारत सौंप सकें, जो आज हमारे राजनेता का न सोच है, न चिंतन है, और न ही उनकी अब क्षमता बची हुई है। ऐसी स्थिति में आम जनमानस के पास कोई विकल्प नहीं है। क्राइम फ्री भारत मिशन उस विकल्प को लेके आया है कि हमारे ही चुने हुए राजनेताओं के द्वारा सिर्फ टास्क फोर्स गठित करके आपको महापरिवर्तित भारत में देने में योगदान भी ले सकते हैं वो। और एक सेकेंड, मिश्रा जी, आपको हमारी आवाज नहीं मिल रही है क्या? मिश्रा जी, आवाज मिल रही है? मिश्रा जी, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज मिल रही है या नहीं मिल रही है।
मिश्रा जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? मुझे लगता है कि आपके एंड पे प्रॉब्लम है, आप लीव करके दोबारा जुड़िए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरे एंड पर प्रॉब्लम है। देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम एट योर एंड। तो चूंकि मिस्टर मनोज कुमार मिश्रा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और हमने लगभग वो सब बातें कर ली हैं, जो 2-3 बातें रह गई हैं उनको रिपीट करते हैं। एक तो अपन ने चर्चा की है कि हमें जातिगत समितियां बनाकर हर जाति के संगठनों तक पहुंचना है, जिससे हर जाति और हर धर्म के लोगों को हम जोड़ सकें। अब अगली बात है कि हमें हर प्रोफेशन के लोगों को जोड़ना है। तो किसान एक प्रोफेशन है, व्यापार एक प्रोफेशन है, श्रमजीवी एक प्रोफेशन है, वकील एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, नर्सिंग एक प्रोफेशन है। तो जितने भी प्रोफेशंस हैं, उन प्रोफेशन के लिए हम एक समिति बनाएं जो एक एक प्रोफेशन को अप्रोच करे। और यदि हमको लग रहा है कि एक समिति से हमारा काम नहीं बन रहा है, तो हम एक डॉक्टर की समिति बना दें, एक किसानों की समिति बना दें, एक जो है इंजीनियर्स की समिति बना दें, एक चार्टर अकाउंटेंट की समिति बना दें, एक वकीलों की समिति बना दें। तो इस प्रकार जितने भी प्रोफेशनल बॉडी हैं, हमें उनको जोड़ना है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि हर व्यक्ति अपने कस्बे, अपने जिले के स्तर पर इन समितियों को बनाए और फिर जो है सब डिवीजन लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, प्रदेश लेवल पे और राष्ट्र लेवल पर भी ये समितियां अपन आगे बनाएं। और जहां पर लोग ज्यादा एक्टिव हैं, पहले समितियां वहां बना लें अपन, और फिर उनकी सलाह से उनके द्वारा जो नाम सजाए जाएंगे, उनकी समितियां अपन जो है फिर हायर लेवल पे भी बना पाएंगे, प्रदेश लेवल पर भी बना पाएंगे और राष्ट्रीय लेवल पर भी बना पाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जो है अब बिना विलंब किए जन जन तक पहुंचे और वहां पर आयोजन करें। और यदि उन आयोजनों की यदि पहले से ही कोई कार्यक्रम बन सकता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंचूंगा, उस आयोजन को संबोधित करूंगा, लोगों के जो शंकाएं, कुशंकाएं और प्रश्न हैं उनका जवाब दूंगा। और जब वो संतुष्ट हो जाएंगे, तो मेरी उनसे अपेक्षा है कि वो शपथ लें, संकल्प लें और फिर जो है अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और जिन संगठनों से भी वो जुड़े रहे हैं, उनको लोगों को जोड़ने में मदद करें। और जो हमारी समितियां हैं, वो समितियां विभिन्न वर्गों को से संपर्क करके उनके आयोजन भी कराएं और वहां पर भी मैथिली शरणगुप्त पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार हमारी पूरी इसमें गति आ जाएगी। जैसे ही मनोज कुमार मिश्रा जी, आपका वीडियो जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक बार आप फिर से बाहर निकल के दोबारा जुड़ें, क्योंकि अभी की स्थिति में आप जुड़ नहीं पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है अब पूरी शिद्दत के साथ हमको भिड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे राजनेताओं ने हमें बाकी तो अच्छा भारत तो छोड़िए, उन्होंने अच्छे प्रतिनिधि भी नहीं दिए। आज हर पॉलिटिकल पार्टी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीतिक कंसिडरेशन के आधार पर बाहुबलियों को, धन बलियों को और अपराधियों को महत्व दे रहा है। और ये लोग दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के हमारे वोट को खरीद कर चुने जा रहे हैं। हमारे वोट से चुनने के बावजूद भी ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। ये हमारे हित में एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, हमारे लिए ये अपनी पार्टी हाईकमांड से नहीं लड़ सकते हैं। लिहाजा अब राजनीतिक पार्टियां और ये राजनेता हमारा भला करने की स्थिति में नहीं है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि
आजादी के 77 साल बाद भी हमारे ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाए थे। ये कितनी लज्जा की बात है, कितनी शर्म की बात है। और हम जो हैं, अभी जो 3 नए कानून बनाए हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। उसने हमें और बड़ा गुलाम बना दिया है। छोटे मोटे संशोधन अच्छे हुए हैं, लेकिन वो जो है केवल जो है इट इज ए कॉस्मेटिक चेंजेस, कानून की आत्मा नहीं बदली है। लिहाजा हमारे राजनेता, हमारी राजनीतिक पार्टियां, इनका सोच और चिंतन और क्षमता आपको अच्छा भारत देने की नहीं है। अब आपको अपने ऊपर विचार करना है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि नेता चाहे चाहे ना चाहे, चाहे जातिगत नेता, धर्मगत नेता, दलगत नेता, प्रोफेशनलगत नेता, ये सब नेता अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। लेकिन भाइयों, आप जो इसके सदस्य बने हुए हैं, वो इनको जो है ना मुखौटा क्यों बना रहे हैं? जो ये कर रहे हैं वो करते रहें। आप तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े। यदि आप 9 दिन का सरल उपाय करेंगे तो 9वें दिन आप 100 करोड़ होंगे। तब माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनने के लिए बेबस होंगे और 10वें दिन से महापरिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को ना तो अपने दिमाग को तकलीफ देना होगी, ना ही अपने ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ देना होगी। उन्हें केवल 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 26 टास्क फोर्स बनाना है। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर सोचें कि क्या उनको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि उनको अच्छा भारत चाहिए तो एक सत्यनारायण की कथा जैसा सबसे सरल उपाय है जिसमें आपको महापरिवर्तित भारत मिल सकता है। अब मनोज मिश्रा जी दोबारा जुड़ चुके हैं। मैं पहले तो उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने कैमरे को पास में लाएं, जिससे कि जो है उनका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। और फिर इसके साथ ही मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जो है उन्होंने चर्चा सुनी होगी, मैं ऐसा अंदाज लगाता हूं, तो वो अपने विचार रखें, क्योंकि चर्चा का तो समय काफी कुछ निकल गया है। लिहाजा उनके विचार सुनते हैं और यदि उनके जेहन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी सुनते हैं। नमस्कार सर। जी और मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है, फाउंडर मेंबर सनातन संगठन। सबसे पहले मैं भारत की 150 करोड़ जनता को नमस्कार करता हूं और उनसे आह्वान करता हूं कि आज आपके माध्यम से अपराध मुक्त मिशन के रूप में 150 करोड़ जनता के वास्तविक प्रजातंत्र वाले स्वरूप के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है, एक आपने प्रपोजल दिया है। उस रास्ते पर, उस प्रपोजल पर यदि भारत की जनता इस समय चलने से वंचित रही या नहीं चली, तो आने वाले समय में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आप जैसे जो कि सत्ता में ब्यूरोक्रेट में शीर्ष पद पर, डीजीपी पद पर रहे महानुभाव कभी भारत की जनता के हित के लिए इस तरह का अपराध मुक्त भारत मिशन लाएंगे। 1947 से पहले हमारे पूर्वजों ने जो स्वप्न देखा था कि जब देश आजाद होगा और हमारा अपना परिवार का भाई, बेटा, चाचा, ताऊ, काका, बेटी, ये सब सरकार में आएंगे, तो चूंकि ये हमारे होंगे तो
हमारी वास्तविक पीड़ा को समझेंगे और भारत के लोगों को जो है एक सुंदर और स्वस्थ, सुरक्षित वातावरण वाला भारतवर्ष मिलेगा। लेकिन पिछले 76 साल की जो यात्रा रही, उस यात्रा में आज भी केवल इतना ही परिवर्तन हुआ है कि अंग्रेजों के जगह जो है भारतवर्ष के लोग पदाधिकारी, अधिकारी, नेता और अभिनेता और बाकी पदों पर पहुंचे हैं। लेकिन जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था ने भारत के लोगों का उद्धार करना था, वो व्यवस्था दुर्भाग्यवश अंग्रेजों वाली ही रह गई। और उस व्यवस्था के कारण भारत के हर व्यक्ति के सामने प्रतिदिन बड़ी बड़ी चुनौतियां आकर खड़ी हो रही हैं। न तो भारत के लोगों को जो संविधान से मौलिक अधिकार मिले थे वो मिल पाया है, न तो भारत के लोगों को सुरक्षा मिल पा रही है, न तो स्वास्थ्य मिल पा रहा है, और जो भी एक प्रजातांत्रिक देश में लोगों को अधिकार होना चाहिए, वो सारी चीजों से लोग वंचित हैं। और केवल उन्हीं लोगों को, कुछ गिने चुने लोगों को भारत के 150 करोड़ लोगों के हक और अधिकार मिल जा रहे हैं और वो अपने हिसाब से व्यवस्था को चला रहे हैं, जिससे सारे भारत के लोग परेशान हैं। तो मैंने आपका जो अपराध मुक्त भारत मिशन है, उसके कई सारे वीडियो देखे हैं, ध्यान से सुने हैं, और मैं पुनः जो है देश की जनता से आह्वान करता हूं, जो आपने समिति बनाने की बात कही है, उसमें सभी लोग लगे, सहभागी बने। ये ऐसा काम नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का काम है जिससे ये हो जाएगा। जब सारे लोग पीड़ित हैं तो सबको इसमें सहभागी बनना होगा। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, आपने बहुत बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप में बांट करके बहुत सरल और सुगम कर दिया है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और हम लोगों के सामर्थ्य में जो भी हो पा रहा है, उसके लिए हम लोग समर्पित होकर के लगे हुए हैं। जी धन्यवाद डीजीपी साहब। आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी बड़ी स्पष्ट आवाज आ रही थी और मैं चाह रहा था कि आपके ऊपर ही फोकस रहे, इसलिए हमने आपको सोलो लेआउट में आपको ही प्रोमिनेंटली पब्लिश किया था। तो मैं बैकग्राउंड में चला गया था, लेकिन मैं आपकी बात पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा था। धन्यवाद सर। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो मॉडल मैंने आप सजेस्ट किया है, जिससे कि हमने रीच बढ़ाने की कोशिश की है, उसमें वो आपको कितना ठीक लग रहा है? उसमें आप क्या कमियां देख रहे हैं? क्या उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए आपको सुझाव देना चाहेंगे? मनोज मिश्रा जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? मनोज मिश्रा जी। जी, तो आपने सुना होगा, लगता है आपके एंड पर कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर तो बराबर है सर, बट हाँ, मैं ये बढ़िया कह रहा हूँ सर कि जो आपने मॉडल प्रस्तुत किया है, जी, ये एक कल्प वृक्ष की तरह है। प्रथम दृष्टया इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखती है, लेकिन चूंकि संकल्प बड़ा है,
काम बड़ा है और आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति का नेतृत्व है, तो इस यात्रा में कहीं कोई नई चुनौती आएगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उसको मनोज मिश्रा जी के एंड पर कुछ मेरे ख्याल से नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है और मेरे ख्याल से वो शीघ्र ही जुड़ जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। उन्होंने हमको ये बताने की कोशिश की गई है कि जो जन जन तक पहुंचने के लिए अभी रिसेंट समिति का कॉन्सेप्ट बनाया है, जो व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप का कॉन्सेप्ट बनाया है, मुझे विश्वास है कि वह जो है बड़ी आसानी से हमें किनारे ले जाएगा। उन्होंने जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और उन्हें भरोसा दिलाना चाहूंगा कि उनका विश्वास जाया नहीं जाएगा। और मैं ये भी उनको बताना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ श्रेय मिल रहा है, ये मॉडल तो कॉस्मिक है, क्योंकि एक व्यक्ति इतने सारे आयाम पर डेफिनेटिवली मॉडल बना के पेश करे, ये बहुत मुश्किल और दुर्लभ चीज है। और मैंने ये पाया है कि जब मैं शुरू में भटक रहा था कि धन कहां से लाया जाए, तो कॉस्मोस ने एक राष्ट्रीय संपदा और धन निर्माण का मॉडल दे दिया। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप जो चाहो वो इंडस्ट्री खोलो, आप जहां चाहो रोड बनाओ, आप जहां चाहो नहरें खोदो, एक्वाकल्चर करो, पेड़ लगाओ, गौशालाएं खोलो, और ये सब राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा। इसमें भारत सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। और एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम भारत विकास निधि है, वो डिजिटल करेंसी होगी, वो ऑटो जनरेट होगी और सभी भुगतान जो है वो भारत विकास निधि के फॉर्मेट में होगी। भारत विकास निधि के पीछे रुपी जो है जुड़ी रहेगी। तो यदि जो आप उन लोगों से कुछ खरीदी कर रहे हैं जो भारत विकास निधि से डील नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ऑटोमेटिकली रुपए में पेमेंट हो जाएगा। आप जो है ना चाहें तो भारत विकास निधि को बटन दबा के रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि भारत विकास निधि अबंडेंस में है और रुपए एक सीमित साधन है, तो आप उससे जो भी खरीदना चाह रहे हैं बैकएंड पर यदि हमें जरूरत है तो रुपए का ही पेमेंट होगा। तो बाहर की दुनिया को मालूम नहीं पड़ने वाला है कि आप भारत विकास निधि से डील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियां, ऐसे लोग, ऐसे संस्थान जो भारत विकास निधि के नेटवर्क में नहीं है, उनको बैकएंड में जो भुगतान होगा वो रुपए में होगा। आप चाहो तो भारत विकास निधि को रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हो और उसके लिए सिर्फ आपको बटन दबाना होगा। लेकिन हम आपको अबंडेंस से स्केर्सिटी मॉडल पर नहीं जाने देंगे, इसलिए हमने उसमें प्रावधान रखा है कि यू विल लूज 30% ऑफ योर मनी। मतलब राष्ट्रीय संपदा का जो आपका भारत विकास निधि का 30% आपसे गायब हो जाएगा, 70% ही कन्वर्ट होगा। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर है, तो 10% का जो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है वो भी गायब हो जाएगा। इसका मतलब है कि यू आर लूजिंग 40% ऑफ मनी। और ये 40% मनी के लूज करने के कारण हमने एक स्ट्रॉन्ग डिसइंसेंटिव क्रिएट कर दिया है कि आप भारत विकास निधि में ही ऑपरेट करेंगे। और भारत विकास निधि हमारे पास अबंडेंस में है, तो आगे चल के हमें किसी भी डॉलर की या किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं एफडीआई वगैरह, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। हमारा पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस जगह पे फोकस करेगा जहां हमें जो है डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ रहा है। तो चाहे चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे जो है पीओएल की खरीदी हो, हम जो है बड़ी मात्रा में जो है जो
रीजनरेटिव और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पर चले जाएंगे। जो फ्यूएल की कंपनियां हैं वो बहुत जल्दी रोड से विलोपित हो जाएंगी। आपकी जितनी भी मशीनरी है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन होंगी और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स चाहे कुछ भी हो। आपकी बहुत सारी जो है ना चीजें वो मीथेन और उसमें चली जाएंगी, क्योंकि गाय के गोबर से हमारे पास मीथेन भी अबंडेंस में पैदा होने वाली है। तो हम अपनी मिट्टी को भी रिजुवनेट कर पाएंगे, अपने पानी को भी 10 फीट पे ला पाएंगे, पर्याप्त मात्रा में फल सब्जियां औषधियां बड़ी मात्रा में जो है उगाई जाएंगी। तो हम जो कह रहे हैं कि जो ये 5 फंडामेंटल राइट हैं इनको जमीन पे उतारने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, भारत सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं होगा। और जब भारत सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं हो रहा है और उसके पास हमारे 2 मॉडल के तहत 20 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो फिर ये जो है एक राजनीतिक दुष्टता है। यदि हमारे राजनेता जो हमारे वोट से चुने हुए हैं, यदि वो हमारे हित में निर्णय नहीं लेते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। ख्याल से हेलो, तो ये बहुत बड़ा जो है मुझे बार बार फोन आ रहे हैं बेसिकली, उसके कारण डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मिश्रा जी आपको पूरी बात कैसी लगी और एक फाइनल आप रिमार्क दें जिसके साथ इस सेशन को यहाँ समाप्त करेंगे। मुझे तो इस तरह की अनुभूति हो रही है सर, जैसे धरती पर जो है सौभाग्य से कल्प वृक्ष आ गया हो और लोग जो है इस कल्प वृक्ष की छाया में इसके नीचे आकर जो भी उनके अंदर भाव होगा, जो इच्छा व्यक्त करेंगे, वो इच्छा एक स्वस्थ और सुंदर प्रजातंत्र के रूप में उन्हें मिलेगी। लोगों को केवल इस कल्प वृक्ष की छाया में आना है। और अंतिम रिमार्क्स के बारे में मैं यही कहूंगा कि भारत में आप जैसे बहुत बड़े विद्वान सत्ता के शीर्ष में ब्यूरोक्रेट से रिटायर्ड होते हैं, उनसे भी निवेदन है कि उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती समय में जो वर्तमान का प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र के कष्ट को झेला होगा, देखा होगा। तो उनकी भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्ता के शीर्ष के साथ उन्होंने काम किया है, वो भी इसमें सहयोग करें, जिससे कि आने वाली उनकी पीढ़ी भी एक सुंदर और स्वस्थ प्रजातंत्र वाले भारतवर्ष में आनंद पूर्वक रह सके। क्योंकि सर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आईपीएस था या मैं मुख्य सचिव था तो मेरा बेटा भी मुख्य सचिव होगा। सचिन तेंदुलकर के पास रिसोर्सेस बहुत कम थे, लेकिन वो विश्व के महानतम बल्लेबाज बने। उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर के पास सारे रिसोर्सेस रहे, लेकिन वो जो भारत का विश्व स्तर का जो मैच है, बहुत ही कम मैच में उनको मौका मिल पाया। तो जितने भी भारत के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी निवेदन है, भारत की 150 करोड़ जनता से भी निवेदन है कि वो इस कल्प वृक्ष की छाया में आए और जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम सबके पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया था देश को आजाद कराने के लिए और स्वतंत्र और एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए, उसके निर्माण में इस वृक्ष की छाया में आकर अपना भाव व्यक्त करें। बाकी चीजें हमें पूर्णतया विश्वास है कि आपके नेतृत्व क्षमता में स्वतः ही हो जाएगी। तो मैं इसी के साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और जो भी लोग इस हमारे आपके चर्चा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन भी करता हूं
कि वो इसमें जरूर सहभागी बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिश्रा जी, मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं। आज ही इलेक्शन कमीशन का लेटर प्राप्त हुआ है और अपराध मुक्त भारत मिशन की एक पार्टी है, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A और भारत का B, सबकी पार्टी श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, उसका पंजीयन हो गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये राजनीतिक पार्टी ना तो किसी को टिकट देगी ना कुछ करेगी। ये क्राइम फ्री भारत के जो 543 भागीरथी प्रयास करके चंद्रगुप्त बनेंगे, उनके पास स्वतः टिकट पहुंचाने की जिम्मेवारी अब श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी की है। ये श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी, इसका और कोई काम नहीं रहेगा जी जी कि वो भागीरथी प्रयास करके जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। ऐसे चंद्रगुप्तों को टिकट देने के लिए अब हमारे पास जो है, जो हम बार बार कहते हैं कि हम खुद जाकर टिकट देंगे, अब वो शक्ति आज हमें प्राप्त हो गई है। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि ये राजनीतिक पार्टी ना तो राजनीतिक पार्टी है, ना राजनीतिक पार्टी जैसे पेश आएगी। इसकी कोई और अन्य गतिविधियां नहीं होंगी, इसकी केवल एक ही गतिविधि है, अपराध मुक्त भारत मिशन, उसके 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट। तो ईश्वर जो है, जैसे हमने कहा था कि कॉस्मोस भी सहायता करता है, तो ये कॉस्मोस की ही सहायता है कि उन्होंने एक निमित्त आपको दे दिया है, जिससे आपकी जो प्रॉमिस है कि भागीरथी प्रयास करके अपने आप को जो चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करेंगे, उनके पास खुद चल के टिकट पहुंच जाएगा। अब मैं यह बात अधिकृत रूप से कहने के लिए आज जो है समर्थ हो गया हूं, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन की राजनीतिक पार्टी वो अब पंजीकृत हो चुकी है और वो राजनीति से दूर रहेगी। इसी के साथ ही मैं इस सेशन को यहाँ समाप्त घोषित करता हूं। मैं अपने सभी साथियों को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि रात्र के 9 बजे एक सेशन जो है अब प्रतिदिन होगा, और उस सेशन में आप जुड़ सकते हैं। उस सेशन के लिए जुड़ने के लिए कोई अलग से लिंक नहीं रहेगी। आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके कमेंट बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।